वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आगे के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 40। आज हम कम से कम 12 थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, 4 साइड्स को डिस्कस करेंगे और उसमें जो टेक्निक्स हैं उसके टाइप्स, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपकी, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि जनरली हम 4 थिंकर्स को डिस्कस करते हैं। आज हम टोटल 12 थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें इतने सारे थिंकर्स हैं तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को ये इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु डिस्कवर्ड द माइक्रोलिथ्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स ऑफ द मिर्ज़ापुर। तो आपकी ये फर्स्ट चॉइस है AC कार्लाइल, RB फुटे, DP अग्रवाल और मिस्टर मोर्टिमोर व्हीलर। ठीक है, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा AC कार्लाइल। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये तो पता है ना, मिर्ज़ापुर आपका UP में पड़ता है, इसके ऊपर तो पूरी सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो जो आपका ये AC कार्लाइल है, इनका पूरा नाम था आर्कीबल्ड कैम्पबेल कार्लाइल। ठीक है, ये 1831 से 97 तक रहे थे। ये आपके इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1861 में और इसका हेडक्वार्टर अभी तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो और इसकी स्थापना करी थी वो करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये हिस्ट्री का पॉइंट है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन बने तो। तब भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कनिंघम ने ASI की स्थापना कब करी थी। और ये इसके हेड भी बन गए थे बाद में, जनरल जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, 1871 में उसके हेड भी बन गए थे। तो जब ये इन्होंने अपना हेड बनने के बाद यहाँ पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने 2 असिस्टेंट को नियुक्त किया था। लेटर ऑन थर्ड वन भी ऐड हो गए थे। उनमें से एक था JD बैकलर और आपके दूसरे जो असिस्टेंट थे वो थे आपके AC कार्लाइल। ठीक है ना, इसलिए आपको ये ASI की थोड़ी सी बताई है मैंने ताकि आप रिलेट कर पाओ कि कहाँ से आ रहे हैं। और तीसरे जो उस टाइम बाद में गैरियट करके जो तीसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो भी ऐड हो गए थे। तो अभी इनको जैसे दिल्ली रीजन दिया था, इनको रिसर्च करने के लिए आगरा रीजन दिया था। उस टाइम तो वो यूनाइटेड प्रोविंस था, तो इनको कौन सा रीजन मिला था? आगरा रीजन। ठीक है, तो जब ये अपना 1867-68 के आसपास 1867-68 के आसपास जब ये काम कर रहे थे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने वहाँ पे क्या में रॉक शेल्टर्स, जो वहाँ पे मिर्ज़ापुर में रॉक शेल्टर्स थे, उसमें उनको मिला कि उनमें काफ़ी बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स हैं, सीलिंग्स पे वॉल्स पेंटिंग है, सीलिंग्स काफ़ी कार्व्ड डिज़ाइन है। ठीक है ना, ये इनको मिली थी। और बाद में इन्होंने खुद को क्लेम भी किया था कि ये फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिन्होंने ये स्टोन एज एंटिकिटी को इन्होंने डिस्कवर किया है। और इस डिस्कवरी के लिए उनको उस टाइम तो 20 कॉपर के सिक्के और 4 सिल्वर के सिक्के भी मिले थे इनको। बाद में इन्होंने जैसे ये इस आगरा प्रोविंस में ही, मतलब उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस में आगरा रीजन के आसपास ही जैसे जाते रहते थे, तो उस टाइम इन्होंने अलग अलग पब्लिकेशन भी की। जैसे ये उस टाइम अपनी पब्लिकेशन करते थे रिपोर्ट ऑफ ए टूर के नाम से, जहाँ भी जाते कि वहाँ पे रिपोर्ट भेजनी होती थी इनको कि रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन, जैसे कि गोरखपुर में चले गए तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की, और जैसे राजपुताना डिस्ट्रिक्ट में चले, जो ईस्टर्न राजपुताना होता था वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी सारी विजिट्स की थी, तो वहाँ की डाल देते थे। ये जैसे गोरखपुर में 3-4 बार गए तो अलग अलग टाइमलाइन के दौरान उनकी उस टाइम क्या रिपोर्ट्स रही। फिर ईस्टर्न राजपुताना में 2-3 बार गए तो वहाँ पे क्या रिपोर्ट्स रही, तो उसके बारे में इन्होंने अपनी इन रिपोर्ट्स में लिखा भी था। ठीक है, तो ये था AC कार्लाइल। इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि मिर्ज़ापुर की साइड से वहाँ पे उन्होंने जो रॉक शेल्टर्स थे उनमें उन्होंने वॉल पेंटिंग्स और सीलिंग्स पे जैसे डिस्कवर की थी इन्होंने,
और उसके उन्होंने फर्स्ट इन्होंने क्लेम कर लिया था कि स्टोन एज एंटिक्विटी जो इन्होंने डिस्कवर करी है फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिसके लिए उनको कुछ अवार्ड मिला था। ये मॉनेटरी वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड है, ASI से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जैसे ये अब आगे आपके सेकंड थिंकर है रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ये भी आपके उन्हीं के टाइम पीरियड के 1834 से 1912 तक रहे थे। ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनको अपना फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ये तो डिफरेंस तो पता है ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ये प्रोटो हिस्ट्री के जिसको अपने सिर्फ एविडेंस मिलते हैं, प्री हिस्ट्री हम पढ़ नहीं पाते हैं, और हिस्ट्री जिसके क्लियर एविडेंस है हम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। तो ये काम करते हैं आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। अच्छा, जैसे ASI बना था आपका 1861 में, और ये कब बना था आपका, ये उससे पहले 1858 में बना था। उस टाइम उसका हेडक्वार्टर था, अभी भी है कलकत्ता में, उस टाइम कोलकाता बोलते थे, जिसका हेडक्वार्टर था। तो इन्होंने ये 1851 में है, 1851 में इन्होंने ज्वाइन किया था 1858 में ASI को। रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने 1858 में इसको ज्वाइन किया था, और उस टाइम इनकी पोस्टिंग हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो आपके साउथ इंडिया में पड़ता है ना मद्रास, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी। मद्रास के साथ उस टाइम जैसे कि इनका हैदराबाद रीजन भी आ गया था, बॉम्बे रीजन भी इनको मिल गया था। तो वहाँ पे इन्होंने अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब शुरू किया, तो उन्होंने मिली थी एक, जैसे कि एक हैंड एक्स मिली थी आपकी पैलियोलिथिक एरा की, ठीक है। पैलियोलिथिक स्टोन टूल था एक, पैलियोलिथिक एज का स्टोन टूल क्या थी वो, एक हैंड एक्स थी। ये कहाँ से मिली थी इनको, ये आपकी पल्लावरम साइट है एक, मद्रास के आसपास ही है पल्लावरम साइट, वहाँ से इनको एक हैंड एक्स मिली थी, और ये पैलियोलिथिक स्टोन टूल था। ये अपना फर्स्ट एविडेंस था पैलियोलिथिक एज का, स्टोन टूल के तरह फर्स्ट एविडेंस था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना। तो ये तकरीबन 1863 के आसपास इन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी थी। ये मतलब ये जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट करती थी उस टाइम। फिर बाद में इन्होंने आगे जाके 1884 में एक जो ये आपकी बेलम केव्स है ना, आपके नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में है जो बेलम केव्स, जो कि आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट केव भी है, लगभग 3.5 किलोमीटर्स के आसपास है ये इन्होंने डिस्कवर किया था। और अच्छा, ये सेकंड लॉन्गेस्ट केव है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो नंबर पे आती है लॉन्गेस्ट केव है, ये आपकी मेघालय में पड़ती है, जिसका नाम है क्रेम लियाट। अब ये प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है। ये केव का नाम है, मेघालय में, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट केव है, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट केव है 3.5 किलोमीटर की। तो ये इन्होंने डिस्कवर की थी 1884 में, ठीक है, बेलम केव्स। ये जैसे कि आपको पता है 1912 में एक्सपायर हो गए थे, इससे पहले उन्होंने 1906 में अपने जितना भी एंटीक कलेक्शन था वो सारा इन्होंने मद्रास वाले जो गवर्नमेंट है, मद्रास की गवर्नमेंट उस टाइम जो होती थी, उसको उन्होंने वो सारा चीज़ वापस लौटा दी थी। और उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर की तरह ट्रीट किया था मद्रास गवर्नमेंट ने इसको, ठीक है ना। 1906 में इन्होंने उनको लौटा भी दिया था, वरना जनरली क्या करते थे ये ब्रिटिश अपने साथ ही उनका कलेक्शन को ले जाते थे। तो ये काफ़ी रेयर सा इंसिडेंस था इनके बारे में। अब जैसे कि आपको इसमें साइट में पढ़ना भी एक मद्रासियन कल्चर के नाम से है। मद्रासियन कल्चर जैसे द्राविडियन कल्चर है ना, डिफरेंट आहार कल्चर कल हमने पढ़ा था, ऐसे ही अलग अलग सोहान कल्चर भी है, तो एक ऐसे मद्रासियन कल्चर भी है। ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है, आपको इसको पढ़ना भी है अच्छे से। जब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आएगी तो मैं आपको आगे भी करवाऊँगा इसको। ये आपका प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है, ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के उसमें लोअर पैलियोलिथिक में आता है। इसकी करेक्टर जो आपको वैसे ध्यान रखनी है,
वहाँ पे क्या मिले थे, बाईफेशियल हैंड एक्सेस मिले थे, बाईफेशियल हैंड एक्सेस, ठीक है, ये यहाँ पे मिले थे। इसके साथ साथ क्लीवर्स मिले थे। अब इसमें कुछ कुछ माइक्रोलिथ्स भी हैं, ये क्वार्जाइट से बने होते थे, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको क्या रहता है ना, बाईफेशियल हैंड एक्सेस मिले थे आपको, ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इन्होंने एक और आपकी एक फेमस साइट थी जिसका नाम था अतीरपक्कम, ये भी इन्होंने ही डिस्कवर करी थी, अतीरपक्कम, ठीक है ना। 1863 में ये इन्होंने डिस्कवर करी थी। यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका ओल्डेस्ट टूल जो हमको आज तक मिला है वो मिला था हमको, जो तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर्स है वो वहाँ की डेट का है। ये इन्होंने उस टाइम जैसे कॉस्मिक रे एक्सपोजर डेटिंग मेथड होता है, कॉस्मिक रे एक्सपोजर डेटिंग मेथड, ठीक है ना। ये आज डेटिंग और डेटिंग टाइप, जब कार्बन डेटिंग है जिससे अलग अलग डेटिंग मेथड्स होते हैं, उसमें एक कॉस्मिक रे एक्सपोजर भी आता है, उसके थ्रू पता चला था कि आपको 1.5 मिलियन ईयर्स है वो की है, ठीक है। जो अब मैंने आपको बताया था ना, ये मद्रासियन कल्चर है, मद्रासियन कल्चर में एक जैसे कि एक्विलियन इंडस्ट्री होती है। एक्विलियन दरअसल क्या था, एक प्लेस था आपका फ्रेंच में, फ्रांस में, मतलब फ्रांस में जो जगह थी सेंट एक्यूल के नाम से, वहाँ पे जो टूल्स मिले थे ना, उसी के नाम पे ही ये नाम रख दिया कि एक्विलियन इंडस्ट्री है। वहाँ पे जो स्टोन टूल मैन्युफैक्चर होते थे ना, वो आपके ओवल और पियर शेप की हैंड एक्सेस होती थी, उसी के ही बेस पे ये एक्विलियन इंडस्ट्री और एक्विलिएशन आपका कल्चर भी, जो कि आपका अपना होमो इरेक्टस यूज़ भी करते थे, जो स्पीसीज मिलती थी मतलब उस टाइम होमो इरेक्टस वाली, उन्होंने यूज़ भी किए थे, और वो ही टूल आपके इसमें मद्रासियन कल्चर में मिले हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमको हिस्ट्री में जो हमारा लैक था ना सॉलिड एविडेंस ओरिजिन का, तो उस चीज़ को ये प्रूव भी करता था कि हाँ हमारे हिस्ट्री में भी होमो इरेक्टस के काफ़ी सारे सर्वाइविंग फोसिल्स हैं, और उन्होंने उनके एविडेंसेस आज भी हमको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो थिंकर हैं डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल धर्मपाल, ये तो अभी भी हैं अपना ये अभी रिसेंटली काम भी कर रहे हैं लोक विज्ञान केंद्र है ना जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में, वहाँ पे रिसर्च भी कर रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ इनके बारे में। धर्मपाल अग्रवाल ये अपने हिस्टोरियन और हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। तो इन कुछ फेमस वर्क्स भी हैं जो इन्होंने पब्लिश भी करवाए हैं, मेटलर्जी के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ साइंस के ऊपर, और आपके पैलियो क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया। अब जैसे आपको उसको वर्क का अगर नाम लिखना हो तो कौन सा था, जैसे कि इन्होंने प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया पे काम किया है, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, और साथ साथ में कॉपर ब्रॉन्ज एज पे काम किया इन्होंने। ये पब्लिक इनकी बुक का ही नाम बता रहा हूँ, तभी आपको डिटेल में लिख रहा हूँ, कॉपर ब्रॉन्ज एज ऑफ इंडिया। फिर अब इन्होंने क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के नाम से भी एक बुक पब्लिश की थी। सेंट्रल हिमालयस भी इन्होंने बुक पब्लिश की थी कि वहाँ पे जो आर्कियोलॉजी है, कल्चर है, लिंग्विस्ट जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल हिमालयस में है उनके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, आर्कियोलॉजी, लैंग्वेज, कल्चर, इस चीज़ में, ठीक है। और कब जो मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंट अभी आपके यहाँ डायरेक्टर हैं लोक विज्ञान के अंदर में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारा होता था ना, कि आपका जो ट्रेडिशनल कि मेडिसिन पे, प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे क्या होती थी, उस चीज़ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको ये कोडिफाई कर रहे हैं ना, कोडिफाइंग द ट्रेडिशनल नॉलेज,
ठीक है ना, जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, क्रॉप्स के ऊपर हो गई, प्लांट्स के ऊपर हो गई, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर हो गई, बायोडाइवर्सिटी जो होती थी उनसे रिलेटेड जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, वो अभी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, वहाँ पे हैं लोक विज्ञान केंद्र, वहाँ के करंटली डायरेक्टर भी हैं और वहाँ पे ये काम भी कर रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये है आपका मिस्टर व्हीलर, ये आपके ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम था, सर की उपाधि मिली थी इनको, रॉबर्ट एरिक मोर्टिमोर व्हीलर। ठीक है, ये 1890 से 1976 तक रहे थे। अब जैसे इन्होंने पार्टीशन का टाइम देखा तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपके इसके जो जनरल डायरेक्टर हैं वेल्स में, जो म्यूज़ियम होता था वहाँ पे इनका, लंदन में रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ASI था ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये उसके भी हेड रहे 1944 से 48 तक, क्योंकि हमको 47 में इंडिपेंडेंस मिली थी और उस टाइम पार्टीशन के वॉयलेंस भी हुए थे, तो ये उन्होंने फेस भी किए थे। तो उस टाइम भी ये उसके जनरल डायरेक्टर थे, उसके आपके डायरेक्टर जनरल होते थे। क्योंकि ये जो व्हीलर हैं ये आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पे थे, तो इनका थोड़ा सा एक एटीट्यूड सा होता है ना कि एक तो ब्रिटिशर्स, ऊपर से आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पे, तो ये इंडियंस को थोड़ा रेसिस्ट की भावना से देखते थे कि ये उनकी एक फेमस से कोट सा भी है जो काफ़ी, में इनके फ्रेंड को लेटर लिखते हुए फेमस भी हो गया था, कि वो लिखा था कि जो इंडियंस है दे फीड रोंगली, दे थिंक रोंगली, दे लिव रोंगली, मतलब जो इंडियंस है बस वो सब गलत ही हैं। काफ़ी डेरोगेटरी और रेसिस्ट रिमार्क्स थे इनके इंडियंस को लेके। कई बार तो अपने स्टाफ मेंबर्स को पीटते भी थे, और ये इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि आर्मी लेवल के स्टैंडर्ड हो, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी डेवलप नहीं थी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स, तो ये उस चीज़ का थोड़ा सा गलत फ़ायदा उठाते थे। लेकिन क्योंकि ये हार्ड वर्क होते थे तो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट होती थी और डिस्पाइस भी करते थे इंडियंस का, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा बजट में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है ASI के में। और इसके साथ साथ उन्होंने अक्टूबर 1994 में, 1944 में उन्होंने एक 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था आर्कियोलॉजिकल फील्ड ऑफ स्कूल के नाम से। ये उस आर्कियोलॉजिकल फील्ड ऑफ स्कूल, इसमें क्या करते थे, 6 महीने की ट्रेनिंग देते थे, और साथ साथ में कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होती है कि कैसे आपको वो सब आर्कियोलॉजी के दौरान जो मेथड यूज़ करने, क्या क्या किन बातों का सावधान रहना है, ये सारी चीज़ उसमें बताते थे। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी फाइंडिंग्स थी ना, उसमें फोटोग्राफिक जो यूज़ करते थे एक्सकेवेशंस में, फोटोग्राफी काफ़ी यूज़ करते थे, जो काफ़ी फेमस भी होते। अच्छा, इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है, अगर आपने कभी काफ़ी पुरानी फिल्म देखी हो तो, हे राम के नाम से, जिसमें जो इनके जो 2 असिस्टेंट थे, उसमें एक का रोल जो कमल हसन ने निभाया है और दूसरा रोल जो है आपके शाहरुख खान ने निभाया है। अगर आपने देखनी हो तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, कभी पहले देखी थी, आज तो इसको देखोगे एक मास्टरपीस की तरह लगती है फिल्म। कमल हसन जो थे उस टाइम ये साकेत राम के नाम से थे, और शाहरुख खान था, उन्होंने उसमें अमजद अली खान का रोल निभाया। तो उसमें दिखाते हैं कैसे पार्टीशन के दौरान एक्सकेवेशन साइट्स होती हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं वापस, ठीक है ना। तो उस टाइम का ये इंसिडेंट्स भी दिखाया इन्होंने, ठीक है। जब ये पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम ये काफ़ी सारी मुस्लिम फैमिलीज़ को, जैसे जो उस टाइम दिल्ली में वायलेंस हो रहे थे, तो वहाँ से जो मुस्लिम्स हिंदूज़ के साथ वायलेंस कर रहे थे, हिंदू यहाँ पे मुस्लिम के साथ वायलेंस कर रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी सारी मुस्लिम फैमिली को वापस उन्होंने पाकिस्तान भेजने में हेल्प भी करी थी, ठीक है ना। पार्टीशन होने से पहले ही ये उस टाइम मोहनजोदारो में काम कर रहे थे, तो वहाँ से वापस भी आ गए थे, इनको भी ले आए थे साथ में। तो इनकी फाइंडिंग्स थी, जो मोहनजोदारो में काम करते वक्त उन्होंने बोला था कि वहाँ पे फोर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि इनका वैसे मिलिट्री बैकग्राउंड तो इनको उस चीज़ का पर्सपेक्टिव भी था एक, कि कोई सिटी फोर्टिफाई होती है, तो इन्होंने ईजिली फाइंड कर लिया था कि वहाँ पे फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस मिले हैं। और जो एक अरिकामेडू साइट है, वहाँ पे इन्होंने फाइंड किया था कि ये एक पोर्ट है, ट्रेडिंग पोर्ट है, इसका रोमन एम्पायर के साथ वो ट्रेड होता था, ठीक है ना। ये इन्होंने फाइंड किया था। इसके साथ साथ उन्होंने एक एंशिएंट इंडिया करके जर्नल होती है, एक जर्नल थी जिसमें एंशिएंट इंडिया के नाम से, ये इन्होंने कोशिश करी थी कि ये
कम से कम साल में 3-4 बार आ जाए, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इतना कर नहीं पाए थे इसके बारे में, ठीक है ना। ये आपके चारों थिंकर्स को मैंने इसमें कवर कर दिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बेयर द रिजेम्बलेंस टू द, जो भंडारी वाला फैक्ट्री है, साइट है श्रीलंका में, वह बता रहे कि जो वहाँ उस साइट पे जो टूल्स मिले उसकी रिजेम्बलेंस कौन सी इंडियन साइट पे है। तो तेरी, जिसको थेरी भी बोलते हैं, शोरापुर और सराय नहरा है, कोल्डीवा सराय नहरा है, और कोल्डीवा यूपी में। जो आपका ये थेरी है, ये एक, वैसे आपने अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो या साउथ इंडिया से, आपको ईजिली पता होगा कि एक डेजर्ट साइट है। जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट को बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे भी तमिलनाडु में भी एक डेजर्ट है, वहाँ पे रेड डून्स मिलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई गया नहीं है तो काफ़ी फेमस साइट है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी जगह है, तो सबको जाना भी चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे जो आपके सेडिमेंट्स मिले हैं वो क्वाटरनरी पीरियड के मिले, तकरीबन 2.6 मिलियन ईयर्स है वो, और ये जनरली मेराइन डिपॉजिट्स होती थी उस टाइम, वहाँ उस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये किससे रिजेम्बलेंस रखते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थेरी साइट से। जो आपको कोल्डीवा है, यूपी में है, न्यूलिथिक साइट है। और ये जो है उस पे एक तो राइस का एविडेंस मिला है यहाँ पे, इसके साथ साथ हॉर्स बोन्स भी मिली हैं। राइस की जो वैरायटी होती है वो, जिसका साइंटिफिक नेम ओराइजा सैटिवा होता है, ये आपको वैसे पता भी होना चाहिए। कुछ क्रॉप्स हैं जो फेमस सी क्रॉप्स हैं इंडिया में, उनका जैसे कि वीट हो गया, ट्रिटिकम एस्टिकम, इन सारी वेराइटीज़ का आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, कई बार साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। कोल्डीवा आपके प्रयागराज में पड़ते हैं, तो ये साइट है इसके बारे में। ये जो साइट है सराय नाहराय, यहाँ पे आपको ह्यूमन स्केलेटन ईमेल मिले थे, स्केलेटल रिमेन्स मिले थे। ये आपके प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये भी यूपी में, ये दोनों साइड्स कहाँ के यूपी की हैं, ठीक है। जो आपका शोरापुर दोआब है, दोआब क्या होता है, वही जहाँ पे 2 रिवर्स होती हैं, ये आपका पड़ता है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में है। कर्नाटक, इसके ऊपर जैसे दोआब है, इसके ऊपर जो रिवर जाती है, यहाँ से कृष्णा रिवर जाती है नीचे तुंगभद्रा, तो उसके बीच में ये रीजन है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये साइट पड़ती है आपके शोरापुर दोआब, ठीक है। ये वहाँ का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, हु डिटरमाइंड द एज ऑफ प्लिस्टोसिन इपोक इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके चॉइसेस हैं, अल्चिन और रॉबर्ट अल्चिन, डी टेरर पैटरसन, एच धानी और एच डी संकालिया। संकालिया ये इंडियन थिंकर है, काफ़ी फेमस है, इनके बारे में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो ये है आपकी सोहान वैली है, ये 3 भागों में बांटी हुई है। इस पे क्वेश्चन भी हुए कितने भागों में बांटते हैं, प्री सोहन, अर्ली सोहन और फिर लेट सोहन। इनको एक्सकेवेट किया था आपका डी टेरर पैटरसन ने, कब एक्सकेवेट किया था, 1939 में, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा डी टेरर पैटरसन। ये सोहन वैली आपका, ये वैसे तो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान के आसपास पड़ता है, लेकिन ये ना ये वेस्टर्न पंजाब वाले प्रोविंस में ज़्यादातर इसका पोर्शन पड़ता है वहाँ, तो आपको इसका ध्यान रखना कि सोहान वैली, सोहान कल्चर भी है इसके ऊपर। इन जो डी टेरर पैटरसन है, इन्होंने कोई नई एक्सकेवेशन नहीं की थी, ये वहाँ से जो मटेरियल रिमेन्स मिले थे वहाँ से उसको स्टडी किया था उसने, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी थी, ठीक है। जो आपके एच डी संकालिया हैं, इनके बारे में देखते हैं।
एच डी संकालिया है ना, ये प्रोटो और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन देंगे। एच डी संकालिया की प्रोटो एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है ना, इसमें स्पेशलाइजेशन दी। और इन्होंने पायनियर किया था, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इन इंडिया है उसमें जो टेक्निक्स यूज़ करनी है ना, उनके पायनियर कहते थे, ठीक है। टेक्निक्स को लेके इन्होंने काफ़ी स्टडी भी करी थी, तो उसके पायनियर भी माने जाते हैं इंडिया में कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं उनके पायनियर भी माने जाते हैं। इनकी बीए थी वो संस्कृत में थी। बाद में ये जो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में मोर्टिमर व्हीलर के बारे में पढ़ा, उनसे भी इन्फ्लुएंस भी थे। तो उसके बाद इन्होंने जो फील्ड टेक्निक है वहाँ से ही सीखी थी, क्योंकि उनका कहना था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो क्लासेस लेते थे तो वो लेक्चर देते थे, जनरली 1 मंथ चलता था। वो लेक्चर भले ही छोटा होता था लेकिन वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लेक्चर होता, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज होती थी। आर्मी में रहे तो उसके बाद काफ़ी होता ना कि फील्ड वर्क करने के बाद, डायरेक्टर हेड होने के बाद काफ़ी नॉलेज से हो जाती है पर्सन को। तो एच डी संकालिया मोर्टिमर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उनका जो 1 मंथ का लेक्चर था, उन्होंने लिखा था कि भले ही वो कम टाइम तक रहा लेकिन वो लेक्चर उनकी फर्दर करियर में काफ़ी हेल्पफुल भी रहा था, ठीक है ना। ये एच डी संकालिया और मोर्टिमर आपका इंटर रिलेट है। अब जब ये अपनी एक्सपेडिशंस कर रहे थे, पहले तो इनको गुजरात में भेजा था किसी पार्टी के थ्रू, कि अदर जो रिसर्चर्स होते हैं उनके साथ। फिर बाद में ये खुद से भी गए थे। जो सेकेंड एक्सपेडिशंस थी गुजरात में, वहाँ पे उनको एक ह्यूमन स्टोन एज स्केलेटन मिला था। गुजरात में इनको स्टोन एज का एक ह्यूमन स्केलेटन मिला था, स्टोन एज का। और जो ये आपकी इन्होंने जो है एक्सकेवेट की मीजोलिथिक साइट थी एक आपकी लंगनाज के नाम से, लंगनाज, ठीक है ना। ये आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। मीजोलिथिक साइट है लंगनाज, वो आपकी फर्स्ट ऐसी साइट है जिसको साइंटिफिकली और स्ट्रेटिग्राफिकली स्टडी किया गया, जिसको एक्सकेवेट करके कंप्लीट मतलब मॉडर्न मेथड्स के उसके साथ यूज़ किया इसको, मतलब फाइंडिंग्स हैं इसकी सारी। और ये जैसे एक तो आपका ये पिछले क्वेश्चन में जो व्हीलर थे उनसे इन्फ्लुएंस थे, उसके साथ साथ ये आपका एक F.E. जूनियर करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं इनको, इनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो इनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने ये ना क्या करते थे, पैलियो क्लाइमेट पे स्टडी कर रहे थे गुजरात में, पैलियो क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे गुजरात में, क्योंकि ये कौन थे, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो इनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने फिर क्या किया था, फ्लेक टूल इंडस्ट्री पे काम किया था गोदावरी वैली में। और ये जो जूनर है, ये भी आपका जो व्हीलर है उनके अंडर काम करते थे। तो ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं आप, जूनर व्हीलर, कि व्हीलर ने इनको भी पढ़ाया है, एच डी संकालिया को भी पढ़ाया है, ठीक है ना। वहाँ पे गोदावरी वैली में मैंने आपको बताया कि जैसे वहाँ पे फ्लेक टूल इंडस्ट्री थी, उसका काफ़ी डिटेल सर्वे भी बनाया था बाद में इन्होंने। एक कोल्हापुर साइट है, वो भी इन्होंने एक्सकवेट करी थी 1945-6 में। उस टाइम उनके साथ थे जो हमारे MG दीक्षित करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो उस टाइम के साथ थे, ठीक है ना। तो एच डी संकालिया के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये प्रोटो और एंशिएंट इंडस्ट्री के बारे में, और जो पायनियर माने जाते हैं आपने एक्सकवेशंस में जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने के लिए। जो उनकी सेकंड एक्सपीडिशन से गुजरात में उनको स्केलेटन मिला था। जो आपके जोनर जो पैलियो क्लाइमेट के ऊपर स्टडी कर रहे थे ना गुजरात में, उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने गोदावरी वैली में जो फ्लेक टूल इंडस्ट्री उसके ऊपर स्टडी करी थी। इसके साथ साथ कोल्हापुर साइट है, MG दीक्षित के साथ वहाँ पे स्टडी करी थी। और जो आपकी एक एडिशनल पॉइंट था, मीजोलिथिक साइट जो लंगनाज में है, उसकी साइंटिफिक और स्ट्रेटिग्राफिकली फर्स्ट साइट ऐसी है जिसकी एक्सकेवेट करी गई थी, ठीक है। ये एच डी संकालिया के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एच डी संकालिया का पूरा नाम था हसमुख धीरजलाल, वैसे कहीं पूरा नाम आता नहीं है, हसमुख धीरजलाल मैं लिख देता हूँ।
हंसमुख धीरजलाल, ये उनका पूरा नाम था वैसे, धीरजलाल संकालिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक सेकंड रुकिए, क्योंकि एच डी संकालिया आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, तो मैं आपकी इनकी फाइंडिंग्स अभी बता देता हूँ, आगे जो इनके बाद में वर्क्स भी किया था। जो एक तो इन्होंने जो नासिक में जो आपका जोरावे कल्चर पढ़ता है, जोरवे या जोरावे कुछ भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पे उन्होंने जो एविडेंस फाइंड किए थे वो सारे प्री और प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड थे। उन उस टाइम के जो कल्चर्स होते थे उनके ऊपर स्टडी करी थी नासिक में जोरावे कल्चर पे। एक आपका महेश्वर नवदोली करके भी है, महेश्वर नवदोली, ये भी साइट है, ये चालकोलिथिक साइट है, इसके ऊपर भी इन्होंने स्टडी करी थी। इसके साथ साथ इन्होंने जो डी टेरा पैटरसन थे ना आपके, उस उन्होंने जब कश्मीर में फाइंडिंग्स करी थी उसी के ही वहाँ पे रीस्टडी करी थी। उस टाइम उनको एक हैंड एक्स मिली थी, उस टाइम की हैंड एक्स मिली थी। ये कहाँ है कि हैंड एक्स कहाँ में मिली थी इनको, कश्मीर में, जो सेम प्लेस पे जहाँ पे डी टेरा पैटरसन ने स्टडी करी थी ना वहाँ पे। इसके बाद इन्होंने 12 साल काम किया था, एक इनाम गाँव साइट है, इनाम गाँव साइट का क्या नाम है, इनाम गाँव। 12 साल यहाँ पे स्टडी करी थी इन्होंने। ये क्यों, क्योंकि ये इनाम गाँव जो है ना काफ़ी फेमस साइट है, ये वेल प्रिजर्व साइट होने की वजह से, वेल प्रिजर्व साइट है, तो इस पे इन्होंने तकरीबन 12 साल काम किया था। इसकी इनकी कुछ बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो इनकी बुक्स आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्री हिस्ट्री इन इंडिया, ये 1977 की है। जो रामायण पे इन्होंने काम किया था, रामायण मिथ और रियलिटी, ये बुक का नाम था, रामायण मिथ और रियलिटी, 1973 में है ये। इसके साथ साथ द रामायण इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, द रामायण इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये इन्होंने 1982 में। एक इन्होंने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, लिखी थी बोर्न फॉर आर्कियोलॉजी, ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने 1978 में लिखी थी। इसके साथ साथ प्री हिस्ट्री इन इंडिया भी लिखी थी 78 में ही, ठीक है ना। ये 77-78 में प्री हिस्ट्री इन इंडिया लिखी थी, 1977 में तो प्री हिस्ट्री लिखी थी, और 78 में इन्होंने प्री हिस्टोरिक आर्ट के ऊपर काम किया था, प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। गुजरात में इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो गुजरात में स्टडीज़ के बेस पे 1987 में बुक लिखी थी, ठीक है ना। एच डी संकालिया एज ए टॉपिक कवर कर लिया। इसके साथ इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए जो आगे के अगर कहीं क्वेश्चन में यूज़ होते तो मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट्स भी बता दूँगा। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट, उसमें आगे के बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है आपका। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ये संकालिया को डिस्कस कर लिया था, इनके साथ साथ जो डी टेरा पैटरसन है उनको भी डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम बाकी आगे की वीडियो कंप्लीट करते हैं, बाकी 40 तक क्वेश्चन डिस्कस करें। ये जो आपका अल्चिन और FR अल्चिन है, ये हैं ब्रिजेट अल्चिन, इसके साथ में इनके हस्बैंड है रॉबर्ट अल्चिन। ये 1951 में इंडिया में आई थी, इन्होंने काफ़ी सारी पब्लिकेशंस लिखी हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी ये साउथ एशियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साउथ एशियन आर्कियोलॉजी में, इनकी स्पेशलाइजेशन थी साउथ एशियन आर्कियोलॉजी में। तो इन्होंने अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका काफ़ी जगह काम किया था इन्होंने, ठीक है। 1951 में इंडिया में आई थी अपने हस्बैंड के साथ में। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी उस टाइम, द प्री हिस्ट्री एंड पैलियोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट,
ये लिखी थी इन्होंने 1973 में। इसके साथ साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी स्टोन टिप्ड एरो के नाम से है, जो दी स्टोन टिप्ड एरो। इसमें क्या लेट स्टोन एज कल्चर्स थे ना, वो डिस्कस किए थे इन्होंने। 1966 में ये था। और इन्होंने अपने एक बुक लिखी थी अपने हस्बैंड के साथ में, को ऑथर जो उनके, द राइज ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इन्होंने 1982 में लिखी थी। ठीक है। एक इन्होंने लिखी थी लिविंग ट्रेडिशंस के नाम से है, लिविंग ट्रेडिशंस। इसने साउथ एशिया के ऊपर जो लिविंग ट्रेडिशंस है, जो करंट ट्रेडिशंस अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने लिखा था। ये 1994 में लिखा था। इनके हस्बैंड इनसे पहले एक्सपायर हो गए थे। ये एक्सपायर हुई थी 2017 में ही, अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए। इनके हस्बैंड इनसे थोड़ा पहले एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। तो ये इनके बारे में काफ़ी है। आगे बढ़ते। ये है आपका जो दानी है, अहमद हसन दानी, अहमद हसन दानी। ठीक है। ये 1920 से लेकर 2009 तक रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी पार्टीशन देखा था। वैसे ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट थे। पहले तो इंडिया का हिस्सा होता था, तो लेकिन बाद में इन्होंने ये ईस्ट पाकिस्तान में चले गए थे, यानी बांग्लादेश में चले गए थे। उसके बाद में इन्होंने पाकिस्तान में एक पोस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वहाँ पे काफ़ी सारा काम भी किया था इन्होंने। ठीक है ना। और जब ये ईस्ट पाकिस्तान में थे, वहाँ पे उन्होंने आर्कियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। फिर बाद में पाकिस्तान चले गए, तो वहाँ पे भी ये आर्कियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये अपने जो आर्कियोलॉजिकल वर्क इन्होंने काम किया था ना, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इसके लिए काफ़ी फेमस है। फेमस फॉर प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक तो इसके लिए, और दूसरा इन्होंने जो गंधार साइट है, गंधार साइट वैसे तो अफ़गानिस्तान है, ये भी पहले तो इंडिया का हिस्सा होता था, महाभारत सबने देखी है। ठीक है, गंधार साइट आपके नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ पाकिस्तान की साइड वहाँ पे पड़ता है। तो ये पहले दरअसल इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे भी लगी थी। इनकी जो ग्रेजुएशन थी ना, वो इन्होंने यहाँ से करी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने जो ग्रेजुएट होते थे, इनकी एमए थी, वो संस्कृत सब्जेक्ट में थी। और ये भी अपना जो मोर्टिमर व्हीलर है उसके अंडर ट्रेनिंग थे। मेरे को लगता है मोर्टिमर व्हीलर क्योंकि रेसिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस भी किया होगा इनके थॉट्स को। बाद में इन्होंने जो एक्सकेवेशंस थे वो इन्होंने तक्षशिला में, मोहनजोदारो में, वहाँ पे भी मोहनजोदारो, वहाँ पे जब ये मोटिमर व्हीलर के साथ एक्सकेवेशंस कर रहे थे तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। ऐसे ये आपके अहमद हसन दानी ने। जैसे मैंने इसको बताया कि पहले ये ईस्ट पाकिस्तान में थे, फिर 1962 में वेस्ट पाकिस्तान में चले गए थे। इनकी कुछ पब्लिकेशंस देख लेते हैं। इन्होंने वैसे 30 से भी ज़्यादा बुक लिखी थी। कुछ फेमस सी बुक्स हैं जो इनके थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान पे लिखी थी जनरली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान। तक्षशिला के ऊपर काम किया था, तो वहाँ पे लिखी थी हिस्टोरिक सिटी ऑफ तक्षशिला के नाम से। फिर एक मैंने आपको बताया ना, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इस पर भी लिखा था, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये नियोलिथिक साइट्स के बारे में इसमें लिखा था। ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2007 में लिखी थी, ये नॉर्थ पाकिस्तान की 2000 में लिखी थी। आपसे ये कभी पूछा नहीं जाएगा, मैं तो आपको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने 1960 में लिखी थी।
इसमें कंफ्यूज मत होना, इन्हें प्री ही एंड प्रोटो हिस्ट्री पे लिखा था, लेकिन जो अल्चिन ने लिखा था वो प्री हिस्ट्री एंड पैलियोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट थे। नाम अलग अलग है, लोकेशन स्टडी अलग है। इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में स्टडी करी थी, उन्होंने ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ना थार डेजर्ट वहाँ पे स्टडी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अदर नेम फॉर स्विंगिंग ब्लो मेथड इज क्लैक्टोनियन टेक्निक, लेवलोशियन टेक्निक, नॉस्ट्रियन टेक्निक और स्टोनहैमर टेक्निक। ठीक है, तो ये स्टोनहैमर टेक्निक क्या होती है वैसे? नियोलिथिक टूल मेकिंग होती है, नियोलिथिक टूल मेकिंग है ना। इसको आप दो ओवरऑल कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक को बोलते हैं वैसे नैपिंग बोलते हैं, एक बोलते हैं फ्लेकिंग। नैपिंग क्या होता है? कोई आप हार्ड हैमर लेते हो और उसको एक जैसे पत्थर पे मारते हो, जिससे वो थोड़े से बड़े बड़े से पीसेस, लार्ज चंक ऑफ बेसिक स्टोन्स टूल्स वो बन जाते हैं। देखा, लार्ज टूल्स बनते हैं इनसे। कि एक हार्ड हैमर लोगे, उसको एक पत्थर पे मारोगे, वो छोटे छोटे थोड़े टुकड़ों में बटेगा, लार्ज टुकड़ों, फिर उनको थोड़ा सा रीशेप करोगे तो लार्ज टूल्स बनते हैं। इसमें फ्लेकिंग क्या होता है? उसके बाद में सॉफ्ट हैमर यूज़ करते हैं, और लार्ज टूल्स जो ये लार्ज स्टोन टूल्स जो कार्विंग से कट के आए हैं, फिर उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं और इससे फिर थोड़े से स्मॉलर और फाइन रिफाइन सरफेस कर देते हैं और उन गैजेस को थोड़ा और रिफाइन करते हैं, तो कंपेरेटिवली स्मॉल टूल्स बन गया, इनसे आ जाते हैं। ठीक है, स्मॉल टूल्स बनते हैं इनसे। एक आपका होता है ओल्ड वन टूल टेक्नोलॉजी। क्या होता है ओल्ड वन टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी? इनको चॉपर्स भी बोलते हैं। मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी करवा रहा हूँ टेक्निक से रिलेटेड, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही बढ़िया है। चॉपर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टोन कोर्स होते हैं ना, जो स्टोन टूल्स होते हैं उसमें से जब आप फ्लेकिंग को रिमूव कर देते हो, जैसे मान लो एक स्टोन टूल है, इसमें से जो छोटे छोटे पार्ट हैं इसको थोड़ा रिमूव करके इसको थोड़ा शार्प एज की तरह बना लेते हैं एक साइड से। जैसे थोड़ी सी आपने फोटो, आप नेट पे फोटो देखोगे 3D में, तो एक साइड से ये क्या होता है थोड़ा सा शार्प एज हो जाता है इसका, दूसरी साइड से थोड़ा रफ एंड रहता है, यहाँ से शार्प एज होता है। और जैसे हैंड एक्स और चॉपर में क्या फ़र्क होता है? हैंड एक्स आपकी जो होती है काफ़ी पॉइंटेड, कंपेरेटिवली ज़्यादा पॉइंटेड होती है, शार्प एंड जो जो उसका। और जो चॉपर्स होते हैं इसमें जो होता है वो 90 डिग्री पे करते हैं अलग अलग साइड में, लेकिन हैंड एक्स कई बार आपकी टिप पे भी होती है और वो इतना अलाइनमेंट नहीं होता। दोनों में फ़र्क यही होता है बस, वो 90 डिग्री पे ये अलाइन होती है। ठीक है ना। इसके जो शार्पनिंग एज होते हैं ये दोनों साइड से भी शार्पन हो सकते हैं। हैंड एक्स आपका एक साइड से ब्लंट होती है, एक साइड से शार्प एंड होती है। ठीक है, अब ये टेक्निक देखते हैं। जैसे क्लैक्टोनियन टेक्निक क्या होते हैं? ये एक साइट है आपकी, साइट का नाम है क्लैक्टोन ऑन सी, ये इंग्लैंड में साइट है। वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जाती थी कि ताकि वहाँ पे जो फ्लेक जी ना, इससे जो टूल्स में जो फ्लेक टूल्स बनते थे वो कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज होते थे, और इनसे फ्लेक टूल्स बनाते थे थोड़ा लार्जर इन साइज के फ्लेक टूल्स बनते थे। और इसी इनमें एक अच्छा एक वर्ड होता है एनविल, ये तो समझते हो ना, एक जैसे कि एक रेफरेंस पत्थर ले लो जिसके आप रगड़ के या थोड़ा मार के आप एक जो आपका सैंपल है इसको इस पर रगड़ के या थोड़ा मार के आप इसको पत्थर को बनाते हैं। मतलब एक तरह से एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पे आप उसको यूज़ करके थोड़े से लार्ज फ्लेक्स या लार्ज टूल्स बनाओगे, लार्ज फ्लेक लार्ज टूल्स बनाते थे। इसको एनुअल टेक्निक बोलते हैं। क्लैक्टोनियन में होते हैं थोड़ा जो आपके फ्लेक्स होते हैं कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, और ये साइट के नाम पे पड़ा है क्लैक्टोन ऑन सी, जो कि इंग्लैंड में साइट है। ठीक है, तो इसमें हम ओवरऑल क्या करते हैं कि एक लार्ज फ्लेक लेते हैं, उससे हम टूल्स बनाते हैं। तो इसमें जो एक आपने पढ़ा होगा कोर होता है, कोर को तो ये चॉपर की तरह यूज़ करते थे। और जो दूसरे जो एक फ्लेक्स को टकरा के दूसरी फ्लेक्स बना देते थे उसमें जो फ्लिंट कोर्स होते थे उन अल्टरनेटिंग डायरेक्शन से उस पर हिट करोगे तो छोटे छोटे और डिफरेंट फ्लेक्स बन जाएंगे और एक शार्पनिंग से एज बना लेते थे।
ये क्या होती थी आपकी क्लेक्टोनियन टेक्निक। कि आप ओवरऑल क्या कर रहे हो कि लार्ज फ्लेक्स बना रहे हो ताकि दूसरे फ्लेक टूल्स बनते जाएं, ठीक है ना। लार्ज फ्लेक, एक बड़ा से लार्ज मतलब एक होता है कोर, कोर से आपने फ्लेक टूल बना लिया, मतलब कोर आपके इंटेंशनल होते हैं, फ्लेक टूल्स अनइंटेंशनल टूल्स बनते हैं एक तरह से। फिर आपको फर्दर जो आपकी फ्लेक टूल्स है उसमें दूसरे फ्लिंट कोर्स और निकाल दोगे, फिर थोड़ा सा शार्प एंड सा और एक लार्ज टूल बनाने के लिए, यानी कि क्लेक्टोनियन टेक्निक आ जाएगी उस चीज़ का। उस चीज़ का नाम देते हैं क्लेक्टोनियन। इन सारी टेक्निक की एक बार आप थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए या शेप देख लीजिए, फ़ोटोज़ देख लीजिए, ताकि थोड़ा आपको रेफरेंस में क्लियर भी हो जाए उस चीज़ का। ये नेक्स्ट आपका लेवलोशन टेक्निक है, जो इसको टोटोइज, ये टोटोइज कोर भी बोलते हैं इसमें, टोटोइज कोर। क्योंकि इसमें क्या करते थे, जो इसमें कोर मटेरियल जो हम यूज़ करते थे, कोर फ्लेक लेते थे ना, वो थोड़ा सा जैसे टोटोइज की शेल होती है, आउटर कवरिंग होती है ना, उस जैसी होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं एक टोटोइज टेक्निक है या फिर लेवलोशन टेक्निक है। ये जो आपकी मोस्ट्रियन इंडस्ट्री होती है ना, मोस्ट्रियन टेक्निक, उसमें भी यूज़ होते थे। तो इसमें और क्लेक्टोनियन में क्या फ़र्क हो गया, इसमें एक तो 1 by 1 एक फ्लेक से ही, एक फ्लेक ही बनती थी, इसे 1 फ्लेक एट ए टाइम बनती थी। और दूसरा क्या होता था कि इसमें क्या करते थे कि फ्लेक्स को हम स्ट्राइक करते हैं एक प्रिपेयर्ड कोर के साथ, ठीक है ना। फ्लेक्स को स्ट्राइक करते हैं प्रिपेयर्ड कोर से ताकि एक नया टूल बन सके, ठीक है। और क्लेक्टोनियन में क्या होता था कि आपका एक बड़ा सा फ्लेक लेते हैं, उससे हम हिट करके कंपैरेटिवली लार्जर साइज के फ्लेक टूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपका जो मोस्ट्रियन टेक्निक है, ये तो जो लेवलोशन आपके 2.5 लाख से 3 लाख साल मिडिल पैलेयोलिथिक के आसपास के पड़ती थी। जो मोस्ट्रियन टेक्निक है, ये मोस्ट्रियन इंडस्ट्रीज़ में ये पड़ता है। आपका एक साइट है साउथ वेस्ट फ्रांस में, उस साइट का नाम है ले मोस्टियर के नाम से, ला मोस्टियर। जिसका मतलब क्या होता था कि जो नियंडरथल मैन थे ना, नियंडरथल मैन के रिमेन्स मिले हैं यहाँ पे काफ़ी। तो इस साइड पे यानी कि आपका मोस्टन इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे बहुत सारे नियंडरथल मैन के जो एविडेंस मिले, वो ऐसे टूल्स को यूज़ करते थे। तो उनके द्वारा जो गैस करी की टेक्निक है वो क्या होती थी कि जो आपकी लेवलोशन टेक्निक से जो टूल्स मिले थे उनको बेस बना के इन्होंने फर्दर इस टेक्निक को डेवलप किया और मोस्टन टेक्निक में बन गए। इनमें क्या होता था कि जैसे आपने स्पीयर देखा है कि नीचे एक पोल सा होता है, ऊपर एक स्टोन सा लगा होता है, तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा शार्पर होता है। यहाँ से इसको किसी धागे दवागे से बांध देते हैं, इसको एक स्पीयर की तरह यूज़ करने लग गए थे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे ये वुड का होता था, एक स्टोन को काफ़ी शार्प सा करके, ताकि ये अपना होता है ना कि एनिमल्स की स्किन को पियर्स कर सके और ज़्यादा डीपर बाउंड हो, जनरली उनको हंटिंग में ईजीली हो। तो ये चीज़ यूज़ करने लगे थे मोस्ट्रियन टेक्निक की तरह, मोस्ट्रियन इंडस्ट्री में बनी थी। मतलब आपको बस एक स्पीयर याद करना है कि एक स्पीयर की तरह उस टूल को बना लेते थे, स्टोन ब्लेड्स काफ़ी शार्प यहाँ से शार्प करके इनको, ताकि मोर पियर्सिंग पावर इसकी ज़्यादा बढ़ सके, ईजिली हंटिंग हो सके। लेवलोशन टेक्निक इसका बेस बना था इस टेक्निक को डेवलप करने, क्योंकि लेवलोशन टेक्निक इसमें क्या था, जो एक फ्लेक से दूसरा जो टूल बनता था कंपैरेटिवली शार्पर तो होता था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता था। तो उस चीज़ को फर्दर डेवलप करने के लिए इन्होंने वुड का वो यूज़ किया और कंपेयर ज़्यादा शार्पर और छोटे छोटे फ्लेक्स को रिमूव करके, फ्लिंट कोर्स को रिमूव करके, तो इन्होंने और भी शार्पर एज बना लिए और फिर ये एज स्पीयर इसको यूज़ करने लग गए थे। स्टोन हैमर टेक्निक मैंने आपको बताई कि इसमें नैपिंग होता है और एक फ्लेकिंग होता है। नैपिंग में वही कि आपका होल स्टोन है, एक हार्ड हैमर से हिट करो और फिर फर्दर जो बेसिक शेप ऑफ टूल आ जाती थी। फ्लेकिंग है, उसमें थोड़ा सा कंपेरेटिव स्मॉल फ्लेक्स होते हैं कि सॉफ्ट हैमर, जो आपका जो हार्ड हैमर से जो पोर्शन अलग हो गए, जो लार्ज चंक ऑफ दी फ्लेक बन गया, मतलब पत्थर से बना जो आपकी बेसिक, उसी को ही फर्दर आपको हिट करके एक सॉफ्ट हैमर से फर्दर थोड़े स्मॉलर और फाइन रिफाइंड पीसेस बनाने थे। ये नैपिंग और उसमें डिफरेंस बताया था ना मैंने आपको फ्लेकिंग में। तो ये स्टोन हैमर टेक्निक होती थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये आपका पार्ट 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। जो आपका हु नेम्ड द वाल टेक्निक एज पैरा लेवलोइस, ठीक है। पैरा मतलब पहले, लेवलोइस मतलब लेवलोइस टेक्निक से जो पहले आया था। वाल टेक्निक, वाल एक प्लेस है आपका अफ्रीका में, उसी के नाम पे ये जगह है, वहाँ से जो टूल मिलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि फ्रैंकोइस, इसका आंसर फ्रैंकोइस बोर्ड है। फ्रैंकोइस बोर्ड ने वहाँ पे क्या देखा कि जो एक, इस टेक्निक में पहले एक कोर को प्रिपेयर किया जाता है, फिर इस पे एक फ्लेकिंग टूल से फ्लेकिंग मतलब कि इस पे ब्लो किया जाता है कि अलग अलग फ्लेकिंग्स डेवलप हो उसके। तो ये जैसे कि हमने लेवलोशन टेक्निक में देखा था कि एक फ्लेक से दूसरे डेवलप उसको हिट करके हम ना, कि जैसे कि ना एक स्टोन को एक कोर से हिट करते हैं हम दूसरे स्टोन ताकि अलग अलग फ्लेक्स डेवलप हों। ऐसे ही इसमें होता है कि एक कोर को पहले प्रिपेयर किया, फिर उस पर हिट करो ताकि अलग अलग छोटे छोटे फ्लेक्स डेवलप हो सकें। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा कंपेरेटिवली अर्लियर था, तो ये ही एक इंस्पिरेशन नहीं होगी लेवलोशन कल्चर, लेवलोशन टेक्निक को डेवलप करने में, ठीक है। और ये जो टेक्निक थी ये जनरली आपको क्लीवर बनाने के लिए यूज़ होती थी। ये आपको याद रखना, क्लीवर जैसे मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया कि जो क्लीवर होता था कि इसमें क्या होता था कि बाई फेस होता है ये तो, और दूसरा ये इसकी जो दोनों शार्पनिंग एज है वो डबल साइड भी हो सकती है, और ये 90 डिग्री जो इसकी मेन एक्सिस होती है उसके 90 डिग्री पे होता था ये, ठीक है ना। मेन एक्सिस से 90 डिग्री पे एंगल पे ये इसका शार्पनिंग एज होता था, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट थिंकर हैं ये लुइस बिनफोर्ड, इनके बारे में देखते हैं। जो लुइस बिनफोर्ड हैं, लुइस रॉबर्ट बिनफोर्ड, तो इन्होंने वर्क किया था प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के लिए। प्रोसेसुअल मतलब होता है न्यू आर्कियोलॉजी पे इन्होंने वर्क किया था एक तरह से, मतलब कि ये बोलते थे कि मैंने जितना वर्क किया है बाद में इसके बाद काफ़ी नई से डेवलप होगी, तो एक प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के फादर भी बोलते हैं इनको। इनकी एक फ्रेंडली राइवलरी रहती थी इन दोनों के आपस में, फ्रैंकोइस बोर्ड्स की और लुइस बिनफोर्ड की। जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मोस्टेन वो पढ़ा था ना, मोस्टेन स्टोन मेकिंग टूल्स थे, मोस्ट्रियन टूल्स जो बनते थे, एक साइट के नाम पे वो नाम पड़ा, वो तो आप समझ ही गए। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो स्टोन आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए इन में दोनों में आपस में राइवलरी चल रही थी। तो ये बोलते थे, जैसे मोस्टिन में वो स्पीयर बनाते थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लुइस बिनफोर्ड का कहना था कि आप ये जो स्पीयर में जो इनकी वेराइटीज़ मिल रही है ना अलग अलग शेप में, वो कैसे उनका असेंबलेज होता है, उसमें एक वेराइटी थी। तो लुइस बिनफोर्ड का कहना था कि वो फंक्शनल अप्रोच की वजह से वेराइटीज़ थी। लेकिन जो फ्रैंकोइस बोर्ड थी, फ्रैंकोइस बोर्ड का कहना था कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, इसलिए वहाँ पे वेराइटीज़ अलग अलग हैं असेंबलेज में, ठीक है ना। असेंबलेज ऑफ दीज टूल्स, मोस्टन टूल्स की जो डिफरेंसेस आता ना वो डिफरेंट ट्राइब्स की वजह से। लेकिन लुइस बिनफोर्ड का कहना था कि वहाँ पर क्योंकि इन टूल्स का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ था, एक फंक्शनल अप्रोच अपनाई थी उन्होंने, इसलिए उनका डिफरेंट शेप, डिफरेंट असेंबलेज मेथड है। लेकिन क्योंकि बिनफोर्ड कोई अपना दूसरा उस पर ज़्यादा एविडेंस दे नहीं पाए, तो वो फिर भी ये तो यही मानते थे कि फंक्शनल अप्रोच है, फ्रैंकोइस बोर्ड्स अपना मानते थे कि नहीं डिफरेंट ट्राइब्स हैं, तो इनमें एक इंटर राइवलरी सी चलती रहती थी। बिनफोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इसी चीज़ से इंस्पायर होके, इस राइवलरी से इंस्पायर होके एक काम किया था। जो वहाँ पे एस्किमोज़ है, नूनामित एस्किमोज़ हैं, ये आपके यूएसए में पड़ते हैं, अलास्का रीजन में। जो यूएसए है ना, यूएसए का जो अलास्का रीजन है, वहाँ पे नूनामित एस्किमोज़ हैं, उस पर इन्होंने काम किया। फिर वहाँ से उन्होंने एक जो थ्योरी डेवलप की थी वो मिडल रेंज थ्योरी के नाम से वो भी करी थी, ठीक है, ये डेवलप भी करी थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, जैसे कि पहले तो डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है, फिर वहाँ से मतलब कि जो कैजुअल रिलेशंस है बिटवीन रियल एंड डायनेमिक्स हैं उनको फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन करो, फिर उनको ऑब्जर्व करो, फिर उनका जैसे कि दूसरे स्टेप्स में क्या करना है, आपको रिकॉग्निशन करना है कि वहाँ पे कोई स्पेशल सिग्नेचर पैटर्न है या नहीं है।
फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपके सिग्नेचर पैटर्न से जो आपको डाटा मिला उसको इंटरप्रेट करो कि उसमें क्या क्या है, उसमें मतलब एक तरह से उसमें कोई डायनेमिक्स कुछ कुछ रहते हैं, उन सारे की कम्प्लीटली इनफ्रेड करके उस डाटा को एनालाइज करो। फोर्थ टेक्निक में क्या है, उस डाटा को फिर आपने जो ठीक किया उसको इवेलुएट करो। ये एक तरह का आपका मिडिल रेंज थ्योरी का थोड़ा बेसिक सा मैंने आपको बताया, तो ये इस पे इन्होंने काम किया है। तो आपको याद रखना कि बिनफोर्ड ने मोस्टन टेक्निक पे क्या बोला था कि भाई फंक्शनल अप्रोच आनी है। फ्रैंकोइस बोर्ड ने क्या बोला था कि अपना डिफरेंट ट्राइब्स हैं इसलिए उनके असेंबलेज टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। और वैसे ये आपके लुइस रॉबर्ट बिनफोर्ड हैं, ये प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो थिंकर है वी गॉर्डन चाइल्ड, इसके बारे में भी हमने पहले देखा था, ये इसके बारे में तो हम पहले देख चुके हैं। ये जो जी एल फोजेल है इसके बारे में देखते हैं। इनका पूरा नाम था ग्रिगोरी लुइस फिजल। ये 1941 से 2011 तक रहे थे। ये अपने इंडिया और पाकिस्तान में जो एक्सकेवेशंस हुई थी 1964 से, उनमें इंडिया एंड पाकिस्तान में जितनी भी एक्सकेवेशंस हुई हैं 1964 उनमें काफ़ी में इन्वॉल्व भी हुए थे। जो इंडस वैली साइट से, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड साइट्स है ना वहाँ पे। इसी के साथ साथ इन्होंने एक्सकेवेशंस करी थी गुजरात में, राजस्थान में। राजस्थान में मैं आपको बताया ना आहार कल्चर में गुलुन साइट थी, वहाँ पे उन्होंने काम किया था। गुजरात में जो रोजदी, वहाँ पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने जो बुक लिखी थी, इनके बुक का नाम आपको याद रखना है, एंशियंट सिटीज़ ऑफ इंडियाज़ के नाम से है, एंशियंट सिटीज़ ऑफ इंडस या फिर इंडिया कर लो, इंडस। ये 1979 में इन्होंने बुक पब्लिश करी थी। इनका कहना था कि जैसे कि हम ये मानते ना इंडस वैली में सिविलाइजेशन का एंड हो गया था, इनका ये कहना था कि उनका एंड नहीं हुआ था, क्योंकि यही सेम सिविलाइजेशन हमारे जैसे गुजरात में मिलते हैं, सिंध प्रोविंस में मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं। तो एक तरह से वो एंड नहीं हुई हैं, वो बस थोड़ा सा डिस्पर्स हो गई हैं, ठीक है ना। एक मेन लोकस से चेंज हो गए, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे डिफ्यूज़ हो गई हैं। तो कभी एंड नहीं हुआ था सिविलाइजेशन का। इसके साथ इन्होंने बुक लिखी थी, उसका जो 19 उस बुक का नाम था 1989 में जो बुक लिखी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से। 1996 में जो इन्होंने बुक लिखी थी इंडस एज के ऊपर, उसमें उन्होंने राइटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया था। इंडस एज में इन्होंने काम किया था राइटिंग सिस्टम पे, ठीक है। फिर इंडस एज में इन्होंने द बिगिनिंग के नाम से बुक लिखी थी, ये 1999 में लिखी थी। 2000 में इन्होंने बुक लिखी थी इंडस सिविलाइजेशन एंड, जिसमें इन्होंने कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव दिया था इंडस सिविलाइजेशन। इसमें क्या था, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव दिया था, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो इनकी कौन कौन सी बुक है, 1989 की हड़प्पा सिविलाइजेशन, 1993 में इन्होंने इसका एक रिवाइज सेकंड एडिशन भी निकाला था। एक 1996 में इन्होंने बुक निकाली थी जिसका नाम था इंडस एज, उसके ऊपर राइटिंग सिस्टम में। 1999 में इन्होंने जो बुक लिखी थी इंडस एज की द बिगिनिंग के नाम से। फिर उन्होंने 2000 में जो इंडस सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव वो भी इन्होंने दिया था। 2011 में इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये काफ़ी लंबा लेक्चर था क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे थिंकर्स को इन्वॉल्व किया था। मैंने आपको इस लेक्चर को 3 पार्ट में बांट दिया। तो आगे के हम बाकी के 5 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा या वीडियो में कंटेंट पे कोई आपको रिव्यू देना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।